स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा, मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश। और आज जो 3 मुद्दे इंडिया की बात में मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा नंबर 1, जातीय सर्वेक्षण पर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी जेडीयू के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। मुद्दा नंबर 2, एक पूर्व जज ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठाए हैं किस तरह से विपक्ष के नेताओं को रौंदा जा रहा है और जांच एजेंसीज दबिश डाल रही हैं। और दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि व्यवस्था में विपक्ष के नेताओं की कोई सुनवाई नहीं है। महुआ मोइत्रा इसकी एक मिसाल है। और मुद्दा नंबर 3, मोदी के एक मंत्री नरेंद्र तोमर के जो बेटे हैं एक कथित स्टिंग में दिखाई देते हैं। उस स्टिंग की जांच तो बहुत दूर की बात है, मीडिया उसकी चर्चा तक नहीं करता। ये तमाम मुद्दे, मगर शुरुआत हम करेंगे जातीय सर्वेक्षण से। अगर एक लाइन में इस खबर को समेटा जाए तो अब आरक्षण का दायरा 75% होगा। यह बिहार की सिफारिश है, मगर भाजपा पूरी तरह से बौखलाई दिख रही है। अमित शाह यह कह रहे हैं कि यह छलावा है और इसका मकसद सिर्फ यादवों और मुसलमानों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाना है। पलट के तेजस्वी कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो आप राष्ट्रीय तौर पर करवाइए जातीय सर्वेक्षण। क्या यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी गूंज लोकसभा चुनावों में दिखाई देगी? क्या यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते लोकसभा चुनावों में मुकाबला होगा मंडल वर्सेस कमंडल? ये तमाम मुद्दे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे इस मुद्दे के पंच से। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, एक बात साफ है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट होनी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब मंडल कमंडल से टकराया है, मंडल की जीत हुई है। और राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय स्तर पे इसे जिस तरह से मुद्दा बना रहे हैं, उसमें इसकी काफी पोटेंशियल है, काफी संभावना है कि नीचे तक इस आधार पर ध्रुवीकरण हो और विपक्ष को फायदा हो। इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार आरएसएस और बीजेपी इसे हिंदुओं को खिलाफ, हिंदुओं को तोड़ने वाला कह रही है। यह एक बहुत अहम दाव है विपक्ष का। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देती है जब अमित शाह भरे मन से कह देते हैं कि यह सर्वेक्षण ही छलावा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर भाजपा को जबरदस्त राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुद्दे को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक अरसे से उठा रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से उठा रहे हैं, दिल्ली पहुंचकर दबाव बना रहे हैं। और भाजपा इसकी काट में सिर्फ जनवरी में जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है उसे एक काट के तौर पर देख रहा है। मगर चुनावों पर किसका असर होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है, वक्त ही बताएगा। उर्मिलेश जी, क्या इस मुद्दे पर आपका पंच? देखिए अभिसार, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक हिंदुत्व राजनीति का जो एक ध्रुवीकरण का एक उसका अपना एक दायरा होता है, उसको काउंटर करने में ये जो जातिवार सर्वेक्षण बिहार का है, उसकी जो कामयाबी है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, वो बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोगों को लग गया है कि रोजगार महत्वपूर्ण है, न कि केवल पूजा पाठ की बात, केवल मंदिर और मस्जिद की बात। तो ये विभेद की जो राजनीति है उसको काउंटर करने में ये जो मुद्दा है जनगणना का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैंने बहुत दिलचस्प यहां पर देखा भाषा कि जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में जनता से अपील की, भाई तुम्हें हिंदू मुस्लिम चाहिए या नौकरी चाहिए। अब इस तरह से अगर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष भी अपनी बात रखता है कि भाई नौकरी या हिंदू मुस्लिम, और साथ में जातीय सर्वेक्षण में कि भाई जिसके जितना प्रतिशत उसकी उतनी भागीदारी हो जी। जब ये दोनों मुद्दे साथ आते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये राम मंदिर को लेकर भाजपा की जो नफरती सियासत है उस पर हावी हो जाएगा? देखिए, और इसीलिए इतनी बौखलाहट है अभिसार, और ये शुरू भी हुआ है बिहार की धरती से। बिहार की धरती का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। राम मनोहर लोहिया का बहुत फेमस स्टेटमेंट था, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो ये जो पूरा का पूरा उस समय से लेकर अभी तक की पूरी यात्रा है, और जिस तरह से लगातार इसे एक
सेंट्रलाइज्ड पंच के तौर पे विपक्ष ने इस्तेमाल किया और कहा है कि हम तथ्य दे रहे हैं। और आप देखिए स्टेट यहां प्ले कर रहा है और सेंटर में यानी केंद्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में इसके चैंपियन के तौर पे राहुल गांधी सामने आते हैं, जो मीडिया से भी सवाल पूछते हैं कि भाई आप में कितने ओबीसी हैं, क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और सीधे ये काट है मोदी जी के ओबीसी काट की, क्योंकि वो बोलते हैं जब कि मोदी जी ने पूरा अपना पिछड़ा वाला एक इमेज क्रिएट की थी कि मैं इस समाज से आता हूं, मैं ओबीसी का रखवाला हूं। बीजेपी के पास ओबीसी कार्ड बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो ये जो आधार है ये उसमें छेद करता है, धर्म के आधार के अलावा भी। ठीक है। और रोजगार इज द सेंट्रल इशू, जिसे अगर विपक्ष जमीन पे ले जाता है। रोजगार और जाति के हिसाब से भागीदारी, ये दो मुद्दे हैं जो उनकी काट साबित हो सकते हैं। मगर उर्मिला जी, आपने एक बात पर गौर किया होगा, बिहार का जिक्र यहां पर भाषा कर रही हैं, आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर कहां उतरते हैं? बिहार में उतरते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हम लगातार देख रहे हैं इन चुनावों में भी, गौर कीजिएगा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अमित शाह अपने भाषण में लगातार राम मंदिर की बात कर रहे हैं, 550 साल से राम लला के साथ नाइंसाफी की, कांग्रेस ने किया वो किया। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तो लगभग भड़काऊ बात कह दी कि हमने तो 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ही गिरा दिया था, ये लोग मांग क्या करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक तरफ तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी का एक पंच है, मगर दूसरी तरफ समानांतर तौर पर ये जो कोशिश की जा रही है, धीरेन्द्र शास्त्री, अमित शाह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इन सब की कोशिशें भी एक तरह से जारी हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो हिंदुत्व जब आप कहते हैं तो इसका धर्म से और हिंदू धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है। धीरेन्द्र शास्त्री या बीजेपी आरएसएस के लोग जो जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, दरअसल इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसका किसी भी धर्म कर्म से रिश्ता नहीं है। ये शुद्ध रूप से 2024 की राजनीति है। ठीक है, हिंदू जो ये दो धीरेन्द्र शास्त्री नाम के जो हैं सज्जन, ये महाशय केवल 2024 के एक उपकरण मात्र है, टूल किट भी आप कह सकते हैं इनको। बड़े आदर के साथ मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं कि ये जो विभेद की राजनीति का जो बवंडर उठाया जाना है जनवरी महीने से पूरे देश में, खासकर जहां जहां उत्तर भारत में हिंदी प्रांत हैं, क्योंकि दक्षिण में ये क्लिक नहीं करता कभी भी, तो उत्तर में जहां जहां उठाना है, उसमें बिहार से चूंकि जातिवार सर्वेक्षण का ये मसला आ गया है। ये केवल जातियों का सर्वेक्षण नहीं है। अगर आप उस पूरी किताब को पढ़ें तो उसमें इतनी सारी जानकारी है कि जो आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने इस तरह का रिसर्च ही नहीं कराया था। तो मैं समझता हूं कि इससे नई बात निकली है और सोशियोलॉजिकल और एक राजनीतिक स्तर पर बड़े डेवलपमेंटल एक स्कीम के लिए एक पर्सपेक्टिव, इसीलिए तेजस्वी नौकरी वाला मुद्दा भी जोड़ रहे हैं उसके और साथ। नौकरी के अलावा देखिए इसमें नौकरी भी है, इसमें भागीदारी का भी सवाल है और इसमें किसी के साथ भी भेद नहीं है। अपर कास्ट इसीलिए विरोध नहीं कर रहा है बिहार में। अपर कास्ट जो वहां का है, जिसको आमतौर पे जैसे ही मंडल आता था, जैसे ही आरक्षण आता था, तुरंत खड़ा हो जाता था। ये पहला मौका है बिहार में जब ये आया है। लेकिन आरक्षण का एक सेकंड, आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया गया, लेकिन विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरक्षण 15% जो समाज है अपर कास्ट का, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। माफ कीजिएगा, सैयद शेख पठान, उनको 35% आरक्षण तो वैसे ही मिल रहा है। 35%, 65% जो आरक्षण है वो एससी एसटी और ओबीसी को मिल रहा है जो प्रपोज्ड है, और 35% अपर कास्ट को। किस अपर कास्ट को? जिसकी आबादी समाज में सिर्फ 15% है। इसीलिए जब सारा का सारा आंकड़ा सामने आ गया है तो लोगों को लगा कि ये एक वाइज और एक विवेक सम्मत एक विभाजन है, तभी इसका विरोध नहीं हो रहा। भाषा, मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, चलिए हम बिहार में यहां देख रहे हैं राष्ट्रीय तौर पर लगातार राहुल गांधी इसे उठाते रहते हैं। हालांकि मुझे कभी कभी लगता है जब राहुल गांधी इतनी शिद्दत से उठाते हैं ना कहीं उसके पीछे वो अदालत वाला फैसला भी है जहां उन्हें एंटी ओबीसी बताने का प्रयास किया गया था। तो राहुल उसे निगेट करने के लिए उसके काट के तौर पर उसे बहुत उग्र तरीके से उठाते हैं। मेरा सवाल यहां पर सीधा ये है कि क्या हम इसकी गूंज उत्तर प्रदेश में देखेंगे, या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में मंडल पर कमंडल हावी रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं राम मंदिर के कपाट वहीं से खुलने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है जो मैंने पहले भी कहा कि इसे नीचे तक लेकर कौन जाएगा, इस पर चुनावी राजनीति कौन करेगा, कौन नीचे तक मोबिलाइज करेगा। और ओबीसी आज की तारीख में अगर बहुत ध्यान से इन राज्यों की बात करें हम, तो खासतौर से उत्तर प्रदेश में ओबीसी पर बहुत काम भाजपा और आरएसएस ने किया है। अलग अलग उनके छत्रप क्रिएट करके, अलग अलग उनके देवी और राजाओं को क्रिएट करके, कहीं सुहेल देव हैं, कहीं कुछ हैं।
उनको उन्होंने मोबिलाइज किया है। लेकिन अगर नौकरी के सवाल के साथ यह जुड़ता है और अगर अखिलेश और बसपा वहां पर इसे एक इंपॉर्टेंट गेम के तौर पर खेलती हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक फायदे में हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल व्हीकल चाहिए। हम और आप यहां डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात जो नीचे तक ले जाने वाला है, जो पॉलिटिकल व्हीकल है, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो मुझे लगता है कि अब इनको जो ध्यान देना चाहिए, और अखिलेश के लिए ये एक टेस्ट केस होगा, क्योंकि तेजस्वी इसे बहुत अहमियत से, बहुत सलीके से, बहुत सहज सरल शब्दों में कर रहे हैं। और राहुल गांधी का भी जो कहना है, एक कार्ड तो आपने कहा कि ओबीसी वाला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने जो सर्वे किया था वही ले आइए, यानी राष्ट्रीय स्तर पर। और ये दांव खेल के वो पूरी की पूरी जो साउथ इंडियन पार्टीज हैं, साउथ इंडिया की, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, केरल हो, इन सब राज्यों में जो ओबीसी लीडरशिप और रिजर्वेशन का सवाल है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठा वाला मुद्दा भाजपा के लिए गले की फांस बन गया है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए मुझे यहां उर्मिलेश कि क्या इस मुद्दे में महाराष्ट्र तक जाने की एक तरह से काबिलियत है? क्योंकि देखिए, अमित शाह ने जो बयान दिया है, कायदे से इस बयान को विपक्ष को पकड़ लेना चाहिए कि भाई जातिगत सर्वेक्षण जो है वो छलावा है। हालांकि उनका निशाना यादवों और मुसलमानों पर है, मगर जो तेजस्वी का जवाब है, अरे भाई ठीक है, छलावा है तो करवा लो राष्ट्रीय स्तर पर। क्या आपको लगता है विपक्ष नाकाम रहता है इस मुद्दे को उठाने में कि भाई जातीय सर्वेक्षण कराने में भाजपा में इतना संकोच क्यों है? क्यों नहीं आप राष्ट्रीय स्तर में या भाजपा के राज्यों में इसके करवाएं? क्या विपक्ष इसे सलीके से उठाने में नाकाम रहा है? पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय गृह मंत्री हमारे देश के, उन्होंने जो रिपोर्ट है बिहार के जातिवार सर्वेक्षण की, उसको पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि उनका भाषण जो मुजफ्फरपुर में हुआ वो पहले हुआ, रिपोर्ट तो बाद में आई है। ये रिपोर्ट का केवल हिस्सा बताया गया था नीतीश कुमार द्वारा 2 अक्टूबर को, वो ये कि किस जाति की कितनी आबादी है बिहार में, लेकिन जो डिटेल्स आए हैं ये तो पता ही नहीं था। तो ये मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने छलावा कह दिया बिना जाने। अब जब और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप चला सकते हैं। जी हाँ। अब ये जब आ गई है रिपोर्ट, तब तो इसको छलावा कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप छलावा जब कहेंगे तो आप सारे के सारे उस डेटा को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? भाई वो आपकी शासकीय जो मशीनरी है उसके आधार पर ये गांव-गांव जाकर, जगह जगह जाकर इकट्ठा किया गया है। तो कास्ट सेंसस हो, मान लीजिए आपके नेतृत्व में कभी हो, कैसे आप कहेंगे कि ये गलत हो जाएगा? ये तो आंकड़ों को आप गलत नहीं कर सकते ना, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आप अभी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे थे और महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती, ये दोनों क्यों उस तरह से एक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह तेजस्वी और नीतीश कर रहे हैं? इसके कारण केवल 2 इंडिविजुअल्स में नहीं है, इसके कारण पूरे दोनों प्रदेशों की सामाजिकता और दोनों की राजनीति का बुनियादी फर्क है। वहां सोशलिस्ट तेजस्वी यादव उस विरासत से आए हैं जो सोशलिस्ट परंपरा जो आंदोलन की है, और ये जो आए हैं श्रीमान अखिलेश यादव, वो दरअसल एक ऐसे दौर की राजनीति है जिसमें लोकदलीय राजनीति का समाजवादी पार्टी के रूप में रूपांतरण हुआ और ले देकर तिकड़म, इक्वेशन और इधर उधर की राजनीति रही, लेकिन कभी जमीनी लड़ाई नहीं लड़ी गई। जो बिहार में समाजवादियों ने भूमि सुधार से लेकर तमाम इश्यूज पर लड़ाई लड़े। फिर वामपंथी राजनीति जिस तरह बिहार में बहुत ही सक्रिय रही है, वो एक पृष्ठभूमि का काम कर रही है। ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, इसमें भी वामपंथी समर्थन प्राप्त है। मैदान में जब ये तमाम बातें कही गई, वो सीपीआई का मंच था। जी, तो वामपंथियों की उपस्थिति के कारण इस गठबंधन को एक वैचारिक ताकत भी मिली है, जो मेरे पास वक्त कम है इस जी, मुद्दे को लेकर बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि देखिए, जब भाजपा कमंडल पेश करती है तो वो कमंडल हिंदू धर्म नहीं है, श्री राम भी नहीं है? क्योंकि आप भी जानते हैं 22 जनवरी को क्या होने वाला है। जिस तरह से नई संसद के उद्घाटन में सारा फोकस जो था वो प्रधानमंत्री पर था, आज मैं ये बात दावे से लिखकर कह सकता हूं कि उस दिन भी सारा फोकस प्रधानमंत्री के चेहरे पर होगा। तो ये कमंडल भी तो नहीं है ना। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री के वर्चस्व को, अस्मिता को और देश के सामने बढ़ाना है। और मैं तो दूसरी बात कह रही हूं कि अभी से देश की, बाकी तो छोड़ ही दीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में तमाम जगहों पे पोस्टर लगे हुए हैं कि जो रामलला को लाए हैं उनको हम 2024 में लाएंगे। रामलला पीछे चले गए, यानी रामलला को लाने वाले हो गए। अभी तक हमने सुना था कि भगवान की वजह से पृथ्वी चल रही है, इंसान चल रहे हैं, हम सबका जन्म हुआ है।
आस्था तो ये कहती है ना, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा नरेशन ही दूसरा है कि जो रामलला को लाए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभिसार, जो हम आप और सारे लोग ये जानते हैं कि इस आधार पर जो ध्रुवीकरण है उसे काउंटर करने के लिए जिस मजबूत जमीन का इस्तेमाल विपक्ष को करना चाहिए, उसमें देरी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, और वक्त रह भी नहीं गया है ज्यादा। तो चलिए अब हम रुक करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे का। एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज मदन लोकुर सुप्रीम कोर्ट से करारे सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में जिरह के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब कोई सबूत नहीं है, 2 मिनट में मामला बैठ जाएगा, मगर फिर भी उनकी बेल कैंसिल हो जाती है। वो कठिन सवाल कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से। मगर दूसरी तरफ एक और चीज हो रही है कि व्यवस्था किस तरह से विपक्ष के खिलाफ है। आप देखिए, एथिक्स समिति ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खारिज करने की बात कर दी, जबकि उन्होंने उस एथिक्स समिति पर सवाल उठाए थे। और दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी हो, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, लगातार कहा, बार बार कहा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएं उर्मिलेश जी। देखिए, मैं समझता हूं कि लोकुर साहब जो बात उठा रहे हैं वो अनेक लोगों ने उठाई है, और हाल के दिनों में अगर आप देखें पिछले 7-8 सालों में, तो अनेक प्लेटफॉर्म से इंडिविजुअल लेवल पर यह बात उठाई गई है, बहुत पढ़े लिखे लोगों द्वारा, विद्वान लोगों द्वारा, जिनकी बहुत क्रेडिबिलिटी है बौद्धिक स्तर पर। लेकिन ये सवाल तब बड़ा बनेगा, हम समझते हैं अभिसार, जब पूरा का पूरा अपोजिशन आम जनता के बीच इस सवाल को ले जाए और ये जनता का सवाल बन जाए। जनता का सवाल जब तक नहीं बनेगा तब तक सत्ता मस्त रहेगी। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, ये दोनों ही चीजें, मदन लोकुर का यह कहना कि जमानत पर जिस तरह से बायसनेस है उस पर सवाल उठाया, और साथ ही साथ ठीक उसी समय महुआ मोइत्रा पर जिस तरह से निशाना साधा गया है, यह दरअसल भारतीय लोकतंत्र का एक समग्र चेहरा है, कंप्लीट पिक्चर बता रही है कि विपक्ष और विरोध में जो स्वर उठाने वाले लोग हैं, उनको लोकतंत्र के जितने भी ढांचे हैं, जिसमें अदालत भी शामिल है, उससे राहत नहीं मिल रही। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि जस्टिस मदन लोकुर ने जो कहा है उसे आलोचना के तौर पर ना लिया जाए। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत जरूरी हो जाती हैं देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि अगर विपक्ष को इस तरह से रौंदा जाएगा, लगातार रौंदा जाएगा, और व्यवस्था ही विपक्ष के खिलाफ हो जाएगी, तो फिर उस व्यवस्था में जब विरोध के स्वर नहीं है तो लोकतंत्र किस बात का। तो सीधा हमला ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर है, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। आप जानते हैं मदन लोकुर ने जो बातें कही हैं उर्मिलेश जी, वो कहते हैं कि भाई पुलिस पहले अरेस्ट करती है, बाद में चार्जशीट पे काम करती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करती है, आधे अधूरे दस्तावेज पेश करती है, और ये तमाम चीजें अदालतों के सामने, और अदालतें खामोश रहती हैं। और ये फैक्ट है, ये कोई ऐसा नहीं, हमने तमाम मामलों में देखा है, उमर खालिद से लेके मनीष सिसोदिया से लेके सभी मामलों में, मगर अदालतें चुप रहती हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे तंत्र में बुनियादी एक समस्या पैदा हो गई है कि वो सत्ता की तरफ मुखातिब है, वो संविधान की तरफ नज़र उसकी थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, या झुकाव कम हुआ है। मैं अदालतों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं समूची संरचना के बारे में कह रहा हूँ, जो अपनी प्रशासनिक संरचना है, जो संवैधानिक संस्था है, मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, केवल अदालत के बारे में नहीं ये मसला उठा रहा हूँ मैं। आप देखिए, हमारे यहाँ जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी नियुक्तियां किस तरह हो रही हैं। चीफ इलेक्शन, हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव दिया, उसको पलट दिया गया, उसको पलट दिया गया। तो अगर भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्वाचन ही प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? उसमें जो आप अगर उस आर्टिकल को देखें संविधान की, उसका मतलब ये होता है कि भाई प्रधानमंत्री यानी कैबिनेट का मतलब आजकल प्रधानमंत्री है, वो जिसको चाहेंगे वो बनेगा। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग अगर जवाबदेह नहीं है संविधान के प्रति, और जो नियुक्त करने वाला व्यक्ति है या संरचना है केवल उसके प्रति जवाबदेह होंगे, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? और एक और बात उर्मिलेश जी, कुछ लोग तो सवाल ये भी कह सकते हैं ना कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने के बाद तुरंत राज्यसभा चले जाते हैं, भाजपा की मदद से जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलएटी के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, नो कूलिंग ऑफ
जस्टिस अब्दुल नजीर को तेलंगाना का राज्यपाल बना दिया जाता है, नो कूलिंग ऑफ। तो ये तमाम सवालात न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। हम ये नहीं कहते निष्पक्ष नहीं है, मगर सवाल तो खड़े कर रहे हैं ना। क्यों भाषा? और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ने जो कहा भी है, ये भी बड़ी विडंबना वाले समय में उन्होंने कहा है कि भाई आप आलोचना का मतलब ये नहीं है कि आप अपमान कर रहे हैं। उन्होंने खुद ही कहा चीफ जस्टिस ने, क्योंकि बड़ा हंगामा मच रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं जो सवाल उठाना चाहती हूँ अभिसार, दिक्कत ये है कि ये तमाम चीजें जब होती हैं, जो मदन लोकूर ने कहा, महुआ मोइत्रा वाला मामला, विधुड़ी वाला मामला, दानिश अली वाला मामला, ये सब पब्लिक डोमेन से गायब हो जाता है। आप देखिए महुआ मोइत्रा पे जिस तरह से 24 घंटे अगर उनके पास 48 घंटे हों एक दिन में, तो 48 घंटे वो टीवी चैनल चलाएंगे जैसे सबसे बड़ी खबर वही है। सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर विधुड़ी नहीं है। सबसे बड़ी खबर गुरमीत राम रहीम को मिलने वाली पैरोल नहीं है। सबसे बड़ी खबर कुलदीप सेंगर जो बलात्कारी और हत्या के मामले में है, उनको जब जमानत मिलती तो नहीं है। खबर ये भी नहीं है कि एक यूट्यूबर है एल्विश यादव जिसका नाम एफआईआर में है, मगर साहब मजाल है उसको न्याय की हिरासत में भेजा जाए। उस इंस्पेक्टर को बाहर कर देते हैं। इंस्पेक्टर को बाहर कर देते हैं, बताइए। तो ये जो सारी, और इसमें बहुत मसाला है जो एल्विश यादव की आप बात करें, इसमें तो इतना मसाला है, ड्रग्स हैं, विदेशी कन्याएं हैं, नशे वाली रेव पार्टी है, यानी कि टीआरपी है न्यूज़ चैनल्स के लिए। मगर इन कायरों को देखिए, लेकिन वो टीआरपी वाला मुद्दा नहीं उठा रहे। लेकिन क्या होगा, स्मृति ईरानी जी के साथ फोटो है, खट्टर जी के साथ फोटो है, और वो एक हिंदू राष्ट्र वाला व्यक्ति है। जब उर्मिलेश जी याद कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री को, तो मुझे याद आ रहा था इस आदमी का, किस तरह से गलीश आदमी जो महिलाओं के खिलाफ और हिंदू महिलाओं के खिलाफ इतना अनर्गल प्रवास करता है, वो तमाम जगहों पर है। उर्मिलेश जी महुआ मोइत्रा की जब बात करें तो एथिक्स समिति की जो रिपोर्ट आती है वो पहले ही रिलीज हो जाती है, पेश होने से पहले अडानी के चैनल पर आ जाती है और मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में भी। अब देखिए, एक पहलू ये है भाई, ये तो पत्रकार का फर्ज होता है उसका खबर लाना ढूंढ के। तो क्या, मैं आपसे यहां दो पहलू हैं सवाल के, कि क्या ऐसे में चैनल पर सवाल किया जा सकता है? मगर हम सब जानते हैं सीएजी के जो भ्रष्टाचार की रिपोर्ट है वो किसी चैनल पे नहीं आई थी। वो तो जब संसद में पेश किया गया था तब इन्होंने इनकी कोई पत्रकारिता सामने नहीं आई थी। तो मैं ये पूछता हूं, जब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पहले किसी चैनल पर दिखाई जाने लगती है, तो क्या यहां इसे हम सुपारी के तौर पर लें या न्यूज चैनल की सक्रियता? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं पहले भी कहा हूं, आपके चैनल, आपके प्रोग्राम में भी कहा हूं कि अपने देश में जो टीवी पुरम है बेसिकली सत्ता के लिए टूल किट का काम कर रहा है। वो कोई मीडिया वडिया नहीं है। अभी भी अखबारों के प्रति मेरा सलाम है। बहुत सारे अखबार अंग्रेजी के हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि महान काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस दबाव और तनाव के इस दौर में भी वो पत्रकारिता का कम से कम थोड़ा बहुत ख्याल रख रहे हैं। हिंदी अखबारों की बात तो छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं स्वयं हिंदी पत्रकार हूं और बहुत बुरी स्थिति हिंदी अखबारों की है। लेकिन टीवी पुरम तो मीडिया ही नहीं रह गया है महाराज, बिल्कुल नहीं रह गया है। तो जो भी चीजें मीडिया के नाम पर, पत्रकारिता के नाम पर आज वजूद में है, वो वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल है। मैं सब यूट्यूब चैनलों के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ, बड़े बहुत ही रद्दी भी हैं, बहुत ही वाहियात हैं। नहीं, कई ऐसे हैं जो बहुत भड़काऊ हैं। हाँ, बिल्कुल, सत्ता से सवाल करने के नाम पर भड़काऊ हैं। लेकिन आपका जो सवाल है उस पर जरूर मैं एक बात कहूंगा कि देखिए, हमारी जो पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं, उनके बारे में भी बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपको पार्लियामेंट्री कमेटी की जो एक गोपनीयता है, उसके विमर्श की, मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर उसको वाकई उखाड़ कर फेंक देना है तो आप डिक्लेयर कर देते कि पार्लियामेंट्री कमेटी में वो चीज नहीं चलेगी जो पहले से चली आ रही है। आप कहते कि हम यूरोप अमेरिका की तरह करेंगे, बिल्कुल खुलेआम हो जाएगा सब कुछ। लेकिन आपने वो भी नहीं किया है। आपने किया है कि एक तो सीक्रेट रखा है, गोपनीय, और दूसरे तुरंत मीटिंग के बाद निकलते हैं आपके ही मेंबरान और वो बाइट देने लगते हैं, बाइट देने लगते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बाइट देने लगते हैं महाराज। यही नहीं, और वो सारे मोइत्रा से जो सवाल थे कितने पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, वो तो बिल्कुल अपनी जगह है। देखिए ना कि इसमें जो महुआ मोइत्रा ने सवाल भी उठाया है, बहुत अहम सवाल है, जिसपे मुझे लगता है कि बात होनी जरूरी है। जब वो कहती है कि भाई आप विपक्ष के जो लोग हैं, जो उस कमेटी के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे नॉमिनेशन भरने जाना है, इस दिन को मीटिंग मत रखिए, 6 से मीटिंग शिफ्ट करके आगे कर दी जाती है। और साथ ही साथ मीटिंग के दौरान जो उर्मिलेश जी कह रहे हैं, जिस तरह से चीजें लीक हो रही हैं, जिस तरह से वो लेटर लीक हुआ, तो सो कॉल्ड लेटर, तो इससे ये लगता है कि आपका फ्रेम तय है, आपने रिजल्ट पहले अनाउंस कर दिया है कि क्या होना है, और उसके लिए आप सारी की सारी तैयारी करते हैं। विधुड़ी जी
जो पूरी तरह से नफरत वाला बयान संसद के भीतर देते हैं, वो तो आराम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं राजस्थान में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ पे दानिश अली पे बात हो रही है कि आप चीजों को बाहर ला रहे हैं। तो ये मैं एक जाते आते इस पे एक और मिसाल देना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में बात कही, भाषा का गलत इस्तेमाल था, गलत लैंग्वेज का, मगर वो सेक्स एजुकेशन पर बात कह रहे थे। उसको लेकर देखिएगा आप, राष्ट्रीय महिला आयोग कितनी सख्त है, मगर मणिपुर पे चुप रहेंगे। हमारी महिला पहलवान संघर्ष कर रही है, उस पे चुप रहेंगी, हाथरस पे चुप रहेंगी। अरे महुआ मोइत्रा पे आप चुप रहेंगे जब आपका सिंह पर ही कितना हमारे महिला आयोग ने बोला, बताइए हमको क्या किया। महुआ मोइत्रा को निशिकांत दुबे कहते हैं कि नगरवधु यानी वेश्या कहते हैं, तब तो कोई सम्मान नहीं। और नीतीश कुमार ने माफी मांग ली, शब्दावली के लिए माफी मांग ली है, फिर भी आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जो मांगनी चाहिए थी, अच्छा वो मांगा। आपको ब्रजभूषण सिंह पर कोई चिंता आपको नहीं, कोई चिंता नहीं साहब। अरे ये भूल जाइए, हाथरस में जो हमने पूरा देखा था, पूरी रात में पेट्रोल से सब कुछ जला दिया गया, सब कुछ, एक शब्द नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। खैर चलिए, अब हम रुक करेंगे अपने तीसरे मुद्दे का। मोदी सरकार के एक मंत्री है नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री हैं। 2014 से 19 के बीच में खनन मंत्री हुआ करते थे। उनके बेटे का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहा है, जिसमें वो 18 करोड़ से 100 करोड़ की वसूली करने की बात कर रहे हैं कथित तौर पर। और यही नहीं, चूंकि नरेंद्र तोमर एक जमाने में खनन मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में जब यह मुद्दा आता है तो कहीं कोई चर्चा नहीं। अरे कुछ और नहीं तो उस स्टिंग की विश्वसनीयता की जांच भी करा लो, वो भी करने की हिम्मत नहीं है। कोई मीडिया भी उस पर सवाल नहीं कर रहा है। क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करना चाहेंगे हम भाषा से। अभिसार, मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि यह घटना बता रही है कि अगर भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार, उसके मंत्री करें, तो वह भ्रष्टाचार नहीं है, वह उपकार है जो जनता के प्रति कर रहे हैं। और 2014 से लेकर 2023 तक एक मामला नहीं होता है जहां ईडी या जांच एजेंसियां इस तरह के अनगिनत भाजपा नेताओं के यहां दरवाजा तक खटखटा पाए। ये सब कुछ विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए ही काम करती हैं। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा यह पंच है कि क्या मीडिया चैनल्स को यह भी नहीं लगता है कि नरेंद्र तोमर से कम पूछताछ हो? क्या मीडिया में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि भाई जांच एजेंसीज जाएं, बुलाएं, पूछताछ हो? क्या यह भी नहीं लगता? अरे चलिए वो भूल जाइए, मीडिया चैनल्स में इतनी भी हिम्मत नहीं है बोलने की कि वो स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है, उस स्टिंग ऑपरेशन की जांच की जाए। ये कायरता है आज की गोदी मीडिया में, जिसको लेकर आपको आनी चाहिए शर्म। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे उर्मिलेश। देखिए, मौजूदा जो निज़ाम है, इसमें जो भ्रष्टाचार विरोध का जब ये जिक्र करता है यह निज़ाम, तो उसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है भ्रष्टाचार से लड़ना या अपने देश में ईमानदारी का, पारदर्शिता का शासन कायम करना। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जो विपक्ष है, जो असहमत आवाज़ें हैं, जो आपसे आपकी आलोचना करने वाले लोग हैं, उनके सफाया का अभियान। भ्रष्टाचार विरोध मत मीन्स विपक्ष सफाया अभियान, ये पूरी की पूरी उनकी थीसिस है। भाषा, चलिए नरेंद्र तोमर से पूछताछ तक नहीं, जांच नहीं, कि कितना खुला खेल फर्रुखाबादी है यहां पर। हम देख रहे हैं इतना बड़ा मामला चुनावी मौसम पे। चलिए आप उसकी टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हैं, आप स्टिंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा लो, मगर इतना खुला खेल फर्रुखाबादी, यहां ना जांच एजेंसी दिखाई दे रही है, ना उनकी एक छोटी सी भी भनक है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का जो नारा है, जो हर जगह बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, उसकी कितनी धज्जियां उड़ गई। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी मैं सिर्फ बीजेपी वालों को खाने दूंगा, बाकी किसी को जीने नहीं दूंगा, में तब्दील हो गया। 2023 खासतौर से जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं अभिसार, उसमें जिस तरह से माहौल बनाया गया है, इस चुनाव के दौरान जिस तरह से राजस्थान में पहुंचती है ईडी, आप देखिए कि सारा का सारा जो माहौल बनता है वो ये बनता जा रहा है कि भाजपा का भ्रष्टाचार सामने भी आ जाए। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला सामने आया, जहां नर्सिंग घोटाला था, करोड़ों रुपए, मतलब व्यापम की तर्ज पे घोटाला है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई जांच एजेंसी नहीं। तो जांच एजेंसियां तो आज की तारीख में हम आप नहीं, मैं तो जिन राज्यों में गई, राजस्थान में गई थी, अभी मिजोरम में गई थी, हर जगह लोग बोल रहे हैं कि जांच एजेंसियां, यानी मोदी जी विपक्ष वालों को चुप करा के जेल में बैठाना चाहते हैं, पत्रकारों को जेल बैठाना चाहते हैं, जो विरोध में बोले उसके खिलाफ जांच एजेंसी सक्रिय है।
और हर भ्रष्टाचार, क्योंकि ये मैं कह रही हूं कि बहुत बड़ी बात है, इतने दबाव के बावजूद इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन सामने आने, हिम्मत की बात है अभिसार, जिस तरह से घेरा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उस स्टिंग ऑपरेशन की बात करें तो उसमें कई गंभीर मुद्दे हैं। ठीक है, अगर वो स्टिंग ऑपरेशन पूरी तरह से फर्जी है, हालांकि उसे फर्जी भी कोई करार नहीं दे रहा है, हाँ, नहीं तो नरेंद्र तोमर आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो भी अरे अभी तक गिरफ्तारी हो जाती। हाँ, उसमें कई गंभीर हैं बातें। वो व्यक्ति जो है, उनका जो बेटा है, कथित तौर पर कृष्णा मेनन मार्ग की बात करता है। 3 कृष्णा मेनन मार्ग में नरेंद्र तोमर रहते हैं, घर के सामने अमित शाह का घर है उनके। इसके अलावा वो भाभी जी की बात कर रहा है। अब भाभी जी किसी की भी हो सकती है, देवेंद्र की पत्नी भी हो सकती है और नरेंद्र तोमर की पत्नी भी हो सकती है। इतनी स्पेसिफिक्स की बात हो रही है, मगर साहब मजाल है इसकी हल्की सी भी गूंज आप किसी मीडिया हाउस में, किसी करोड़ों रुपए, बैंक अकाउंट, सब कुछ है, सब कुछ है। कैसे ट्रांसफर होगा ये भी है। जांच एजेंसी इसको जांच कर देने की जरूरत नहीं है इसमें तो। फिर भी साहब देखिए, कहीं कोई भनक नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए मुझे लगता है, जो मैं पहले कह रहा था कि देखिए, इस सरकार के लिए, जैसे पहले की सरकारों में आप पाएंगे, नेहरू की सरकार से लेकर के और बाद की भी सरकारों में, मैं कोई कांग्रेस की सरकारों में ने जो गलत काम किए उसका कोई हम बचाव हम लोगों ने कभी नहीं किया, आलोचना ही की, लेकिन उन लोगों ने अपनी सरकारों के दौरान उनके जो मंत्री अगर कभी गलत करते पाए गए, फौरन वो उनको त्यागपत्र देना पड़ा, उनको हटा दिया गया। नेहरू ने तो स्वयं एक सभा में, एक रैली में अपने ही उम्मीदवार के भ्रष्टाचार के उजागर होने पर कहा कि आप इनको वोट मत दीजिएगा, आप इनको वोट दे दीजिएगा। नेहरू ने ये कहा था, अपोजिशन दूसरे उम्मीदवार को, गैर कांग्रेसी उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने समर्थन मांगा जनता का और अपने प्रत्याशी को कहा कि इनको हरा दीजिएगा। ये कल्चर रही है हमारे यहाँ। ठीक है, कांग्रेसियों ने बाद में गड़बड़ किया, वो परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया जो नेहरू वगैरह ने किया था शुरू के दौर में, गांधी जी, नेहरू जी ने। लेकिन लंबे समय तक ये एक रिवाज रहा है, एक संवैधानिक तंत्र का एक तकाजा रहा है कि अगर सरकार में कहीं कोई गड़बड़ होता है तो तत्काल जांच बैठती है। अब कुछ भी, एक भी जांच हमको बता दीजिए इस सरकार ने पिछले 10 सालों में किसी भी मंत्री की कराई हो, किसी भी अपने बड़े आदमी की कराई हो। लेकिन आप देखिए इस चुनाव में क्या हो रहा है। गहलोत के यहाँ छापा, गहलोत के बेटे को बुलाया गया ईडी में। इसके अलावा डोटासारा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई। इसके अलावा भूपेश बघेल के तमाम जो एडवाइजर्स हैं, उनके निकटस्थ लोग हैं, रहस्यमय तरीके से छापेमारी, महादेव ऐप का। तो चुनाव के दरमियान, देखिए चुनाव से पहले हो सकता था, लेकिन चुनाव के दरमियान ये सब हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप है और जुडिशरी भी चुप है। अरे मैं कहता हूं कि भाई कॉग्निजेंस इस मुद्दे को लेना चाहिए कि इलेक्शंस में तो आप डिस्टर्ब न कीजिए उन लोगों को जो आपकी मुखालफत करते हैं। और देखिए अभी सर, इसी क्रम में अगर आप देखिए, ये मामला आर्थिक अपराधों से जुड़ा हुआ है, घोटालों से जुड़ा हुआ है। इससे पहले जिसका हमने जिक्र किया, चाहे बलात्कार का आरोप लगे, चाहे यौन शोषण का आरोप लगे, उन तमाम चीजों पर एक चुप्पी है। यानी अगर बीजेपी की मुहर है तो बलात्कारी बलात्कारी नहीं, यौन शोषण करने वाला यौन शोषण करने वाला नहीं। और आर्थिक घोटाले जो सबसे बड़े हुए, हम कैसे भूल सकते हैं, अडानी जी पर इतनी चर्चा हुई, देश विदेश में एक जांच, एक लाइन की जांच दिखा दीजिए। इतनी इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इतना कुछ स्पेसिफिक चीजें कही गई, उस पर कोई चर्चा नहीं, मगर एक न्यूयॉर्क टाइम्स एक हल्की बात कह देता है, उसको लेके इतना बवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्मिलेश, और भाषा इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।